हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आपने पिछली वीडियो पूरी देख ली होगी एमसीक्यूज़ की, जहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर देखा था सारा कुछ। तो आपकी ही डिमांड के ऊपर एक एवोल्यूशन जो चैप्टर है हमारा +2 में होता है, बट बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें एवोल्यूशन जो चैप्टर है वो आपका आता ही आता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले आज हम करेंगे आई थिंक 100 या फिर 120 क्वेश्चन मैंने ऐड करे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, द टर्म एवोल्यूशन इन बायोलॉजी रेफर्स टू। कहता है जो एवोल्यूशन टर्म है बायोलॉजी में, उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। क्या ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म होता है, या फिर चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेन्स होता है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है। आपको मैं 5 सेकंड दिया करूँगी हर एक क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से लर्निंग हो जाए। ठीक है, तो इसका आप मुझे मतलब बताओ कि एवोल्यूशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, एवोल्यूशन आपको पता है चेंजेस होना, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चेंज इन द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन। समझ आ गई सबको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एवोल्यूशन। अब देखो, जितने भी फादर हैं या फिर किसी ने कोई बुक लिखी है, किसने लिखी है, और वहाँ पे डेट कौन सी है, ईयर कौन सा है, ये सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फादर ऑफ एवोल्यूशन कौन है, हमारे चार्ल्स डार्विन। आप इसको टिक लगा देना, चार्ल्स डार्विन कौन है, फादर ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। ये जो वर्ड आपका होमो है ना, होमो वर्ड आपको कहीं भी आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, हमेशा ऑलवेज सेम। ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो कहता है इन चारों में से कौन से होमोलोगस ऑर्गन्स हैं। ठीक है, तो आपने कौन सा बताना है, बताओ। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स होगा, फोर लिम्ब ऑफ मैन एंड फ्लैपर ऑफ वेल्स होगा, विंग्स ऑफ बैट एंड इंसेक्ट होगा, या फिर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस होगा। एक बार सोच के देखो कौन सा होगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, फोर लिम्ब ऑफ मैन एंड फ्लिपर ऑफ वेल्स। समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स वाज गिवन। अब देखो ना, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, तो बताओ अभी, डार्विन ने दिया था, लमार्क ने दिया था, वेस्टमैन ने दिया था, या फिर डिवरीज ने दिया था। जल्दी जल्दी बता दो। हाँ जी, तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इसका जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर है, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, लैमार्क ने। यस, वेरी गुड, लैमार्क ने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज पेपर्ड मोथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसकी एग्जाम्पल है ये, जेनेटिक ड्रिफ्ट की है, म्यूटेशन की है, नेचुरल सिलेक्शन की है, या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन की है। जल्दी जल्दी बता दो कौन सी है। यस, वेरी गुड, नेचुरल सिलेक्शन की एग्जाम्पल है ये। जिनके भी जितने भी मार्क्स बन रहे हैं, आप साइड पे एक बार लिखते रहना कि मेरे इतने इतने मार्क्स हैं, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। अब देखो ना, वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से होते हैं, वो ऑर्गन होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं होता, मतलब वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते बॉडी के अंदर। अब ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हार्ट भी तो काम कर रहा है, किडनी भी काम कर रही है, ब्रेन भी काम कर रहा है, तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, अपेंडिक्स। कौन सा हो जाएगा, अपेंडिक्स। कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको नहीं पता चलते हैं ना, जैसे मैंने वेस्टिजियल ऑर्गन का बोला कि ये आपको नहीं पता चला। ठीक है, लेकिन इसमें आप तुक्का भी तो लगा सकते हो ना। देखो, हार्ट आपका काम करता है, किडनी काम करती है, ब्रेन काम करती है, लेकिन अपेंडिजेस जो हैं वो काम नहीं कर रहे आपके, तो इसके अकॉर्डिंग आप टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ये भी रटने वाला ही क्वेश्चन है। अगर आपने म्यूटेशन थ्योरी पढ़ी होगी एवोल्यूशन की, तो आपको पता होगा कि ये किसने दिया था। तो ये किसने दिया था, अब डार्विन और मेंडल तो है नहीं इसमें, ठीक है, वेलेक्स भी नहीं है, तो कौन सा होगा, ह्यूगो डी व्रीस। इसने क्या दिया था, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन।
समझ आ गई। जो भी बच्चे पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्या करें, एक साइड पे अपना कॉपी ले लें। कॉपी लेने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे बताया म्यूटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था, तो वैसे पॉइंट बना के लिख लें कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो किसने दिया था। जो भी थ्योरी है, जो भी बुक्स के नाम है वो आप अलग अलग से लिख लो ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए बाद में। समझ आ गई। ओके तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एवोल्यूशन इज, कहता है अब एवोल्यूशन क्या है, क्या ये एक सडन प्रोसेस है मतलब जल्दी जल्दी एवोल्यूशन हो जाता है, या फिर एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि चलता रहता है, या फिर एक टेम्पररी है कि मतलब थोड़े टाइम के लिए एवोल्यूशन हुई उसके बाद एवोल्यूशन नहीं हुई, या फिर रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ये एक चीज़ है इसने एवोल्यूशन करके दूसरी चीज़ बनाई, तो क्या ये दूसरी से दोबारा से पहले वाली चीज़ बन जाएगी, ये चीज़ होती है रिवर्सिबल। ठीक है, तो अभी आप मुझे बताओ कि एवोल्यूशन क्या है, कौन सी। अब देखो ना, सडन प्रोसेस तो ये है नहीं क्योंकि एवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, टेम्पररी भी नहीं है, रिवर्सिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि ये क्या है, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। समझ आ गई। नेक्स्ट है द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम वन एंसेस्टर इज कॉल्ड। अब कहता है एक ही एंसेस्टर है, फॉर एग्जांपल ये जो है ये एंसेस्टर है, पूर्वज जिसको आप बोलते हो, उससे डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ का एवोल्यूशन हुआ है, तो उसको आप क्या बोलोगे, क्या आप उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलोगे, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलोगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलोगे, या फिर हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलोगे। हाँ जी, क्या बोलोगे इसको आप। देखो हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम तो नहीं होगा, ना ही इसका आर्टिफिशियल सिलेक्शन से कोई कनेक्शन है, मतलब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में से एक होगा। अब दोनों का मीनिंग पहले अगर हम समझें तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आके एक जगह पे कन्वर्ट हो रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ है वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि एक कॉमन एंसेस्टर है, उससे डिफरेंट टाइप के जो स्पीशीज़ है उनकी एवोल्यूशन हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा, हमारा डाइवर्जेंट में। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। समझ आ गई सबको। जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी देखो बुक का नाम आ गया नेक्स्ट हमारा, कि बुक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वो पब्लिश कब हुई थी। अब ये आपको रटना पड़ेगा इसका ईयर कि कब पब्लिश हुई थी, ठीक है। एक बार आप ट्राई करके देख लो कब। यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है 1831, 1859, 1871 और 1901। बताओ किसी के पास कोई आइडिया। तो आपकी ये जो बुक है ये पब्लिश हुई थी 1859 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच वन इज़ नॉट अ फॉसिल। अब क्या कहता है कि इन चारों में से कौन सा है जो फॉसिल नहीं है। फॉसिल का मतलब क्या होता है, जो पहले पहले लोग क्या बोलते हैं उसको, जो डेड हो गए होते हैं उनके जो निशान मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके माउंटेन से मिल गए, रॉक से मिल गए, या फिर कोई नदी का किनारा है वहाँ पे रेत जो होती है, जैसे आपने सुना होगा कि डायनासोर के बारे में कैसे पता चला, उनकी फॉसिल से पता चला, ठीक है। तो कहता है इनमें से कौन सा है जो कि फॉसिल नहीं। अब आपने इसका भी ध्यान रखना है, कई क्वेश्चन में आपको नोट मिला होगा, कई क्वेश्चन में आपको ट्रू लिखा मिलेगा, किसी में क्या मिलेगा, फॉल्स। तो इसका भी आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। तो वन बाय वन अब इसको हम देख लेते हैं। कहता है ट्रेसेस ऑफ फुटप्रिंट। अब फुटप्रिंट के ट्रेसेस हैं वो भी फॉसिल में आएंगे, मतलब ये सही है। पेट्रीफाइड वुड, ये भी सही है भाई। डायनासोर के बोन्स, अब डायनासोर के बोन्स के बारे में हमें फॉसिल्स मिली तभी तो हमें पता चला कि डायनासोर थे, मतलब ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, लिविंग लंगफिश। समझ आ गई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। कहता है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसके लिए जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं इनमें से बताना है आपने ट्रू कौन सा है। आप देखो आ गया ना ट्रू, मतलब इन तीनों में से कोई फॉल्स है 3 और एक जो है ना वो सही है। तो एक एक करके इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। कहता है अलील फ्रीक्वेंसीज चेंजेस इन लार्ज पॉपुलेशन। कहते हैं जितनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन होगी उनकी अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी। सेकेंड है अलील फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशनरी फोर्स। कहता है अगर एवोल्यूशनरी फोर्सेस जो है वो एब्सेंट है, मतलब एवोल्यूशन नहीं हो रही, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी।
थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट स्टेबलाइज्ड अलील फ्रीक्वेंसी, कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना वो अलीलिक फ्रीक्वेंसी को स्टेबलाइज करते हैं। एंड फोर्थ वन इज नेचुरल सिलेक्शन मेंटेन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो नेचुरल सिलेक्शन है ना मतलब नेचर जिसको सिलेक्ट करती है वो मेंटेन करके रखता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम को। तो बताओ इसका क्या ऑप्शन होगा? हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। अलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एवोल्यूशनरी फोर्सेस। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ मोर सिग्निफिकेंट इन, कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट किस में होती है? वेदर लार्ज पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में, पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में, या ऑल पॉपुलेशंस इक्वली? बताओ जल्दी जल्दी बता दो इसका आंसर, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। किस पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है? यस, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है हमारे पास? स्मॉल पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर बी। जस्ट 1 मिनट दीजिए आप मुझे। यस, स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज द जर्म प्लाज्म थ्योरी? अगर आपने जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि जर्म प्लाज्म थ्योरी अभी है क्या, ठीक है। तो ये किसने दी थी? लेमार्क ने दी थी, वेस्टमैन ने दी थी, डार्विन ने दी थी, या वेलेस ने दी थी? ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये हमने बड़ी बार करा हुआ है पहले भी, अभी हम दोबारा से करेंगे, ठीक है। तो किसने दी है ये? वेस्टमैन थ्योरी में। अब यहाँ पे ज़्यादातर ऑप्शन बी भी आ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं चेंज करूँगी इसको थोड़ा सा। ओके, द अर्लीस्ट लिविंग सेल्स मोस्ट लाइकली वर, कहते हैं जो सबसे पहले लिविंग सेल्स होते थे ना वो कैसे होते थे? सारे ऑटोट्रॉपिक होते थे, हिट्रोट्रॉपिक होते थे, कीमोसिंथेटिक होते थे, या फिर फोटोसिंथेटिक होते थे? ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, जल्दी जल्दी बता दो कौन से होते थे। हाँ जी, पहले वो अपना खाना खुद बना लेते थे? नहीं बनाते थे, तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हिट्रोट्रॉपिक। नेक्स्ट है, आर्कोटेरिक्स जो है इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, कहते दोनों दो चीज़ें हैं उसमें कनेक्टिंग लिंक है आर्कोटेरिक्स, तो वो कौन सा होगा? एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच में है, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच में है, फिश और एम्फीबियन के बीच में है, मैमल्स या रेप्टाइल्स के बीच में है? तो किसके बीच में है? बर्ड्स तो ऑप्शन आएगा ही इसमें, ठीक है। तो बर्ड और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। समझ आ गई सबको? क्लियर? नेक्स्ट है, अडेप्टिव रेडिएशंस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय, किसने सबसे ज़्यादा इस पे वर्क किया था? डार्विन, फिंचेस, प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑल ऑफ अबव? क्या आएगा इसमें ऑप्शन? वेरी गुड, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, द पैंसपर्मिया थ्योरी सजेस्ट, अब कहते हैं पैंसपर्मिया थ्योरी जो है ना वो क्या कहती है? लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर, क्या वो ये कहती है कि लाइफ जो है हमारी वो नॉन लिविंग मैटर से आई है, या फिर लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पोर्स फ्रॉम आउटर स्पेस, या फिर ये हमें ये कहती है कि जो हमारी लाइफ है वो पहले से जो स्पोर्स प्रेजेंट है उससे आई है, या फिर लाइफ केम फ्रॉम ओशंस, क्या लाइफ ओशन से आई है, या फिर लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम वोल्केनोस? तो क्या कहती है? ये तो सबसे ज़्यादा ईजी है, क्या आ जाएगा इसमें? लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पोर्स फ्रॉम आउटर स्पेस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जिन्होंने सही जवाब दिया उनके लिए क्लैपिंग हो जाए भाई। विच गैस वॉज एबसेंट इन द प्रीमिटिव एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ, कहते हैं जब पहले एटमोसफेयर था ना पुराने टाइम पे, जब वो एटमोसफेयर बना था तब कौन सी गैस एबसेंट थी? अब आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे एबसेंट पूछा है या फिर प्रेजेंट पूछा है, ठीक है। तो एबसेंट कौन सी थी? वेदर मीथेन थी, ऑक्सीजन थी, अमोनिया थी, या फिर हाइड्रोजन थी? तो कौन सी गैस थी एबसेंट? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ऑक्सीजन जो है वो उस टाइम पे एबसेंट थी। हु कंडक्टेड द फेमस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव केमिकल ओरिजिन ऑफ द लाइफ, कहते किसने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट प्रूव किया और उसने बताया कि केमिकली भी लाइफ की ओरिजिन हो सकती है, ठीक है। किसने बताया था? मिलर और उरे ने, ओप्रिन या फिर हेल्डेन ने, पास्चर ने, या फिर वेस्टमैन ने? तो बताओ जल्दी जल्दी किसने बताया था? यस, वेरी गुड,
मिलर एंड उरे ने क्या बताया था कि केमिकली भी लाइफ जो है वो ओरिजिनेट कर सकती है। तो ये 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाले थे मैंने। अब हमारा मेन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से, और 1 से लेकर 100 तक का है। मे बी अभी 14 to 15 मिनट का टाइम हो चुका है हमें वीडियो में, तो मे बी इसको 1 घंटा या 2 घंटे लग जाएं, और मैं ट्राई करूँगी जल्दी रैप अप हो जाए हमारा 1 घंटे के अंदर ही। बट आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपने ये सारे क्वेश्चन अगर कर लिए ना, मतलब सारे क्वेश्चन आ गए आपको, तो आप ऐसा समझो कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कि जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है वो किसने प्रपोज करी थी, तो किसने करी थी, डार्विन ने। ये तो इजी है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाज रिटन बाय। ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो बुक है वो किसने दी थी, लैमार्क ने दी थी, डार्विन ने दी थी, हैकल ने दी थी, या फिर मेंडल ने दी थी। तो इसका आंसर क्या था, डार्विन। यस, डार्विन। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। किसकी एग्जाम्पल है ये, आर्टिफिशियल सिलेक्शन की है, नेचुरल सिलेक्शन की है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की है, या फिर म्यूटेशन की है। तो बताओ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म किसकी एग्जाम्पल है। यस, बिल्कुल, ये किसकी एग्जाम्पल है, नेचुरल सिलेक्शन की। नेक्स्ट आ गया आपके पास विच इज़ द वेस्टिजियल ऑर्गन। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया कि वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन उनका कोई फंक्शन नहीं होता है। तो वो कौन से हो गया हमारे पास, वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें हमने पहले भी देखा था कौन कौन से हैं। किडनी भी काम कर रही है, ब्रेन भी कर रही है, लीवर भी कर रही है, मतलब हमारे पास जो अपेंडिक्स है वो क्या है, हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु गेव द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। कहता कौन सा साइंटिस्ट है जिसने थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर के बारे में बताया था। ठीक है, तो कौन सा था वो, डार्विन था, लैमार्क था, वेस्टमैन था, या फिर डिवरीज था। जल्दी बता दो, ये हमने पहले भी कर रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, लैमार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसको आपने ध्यान से रखना है। ठीक है, कहते हैं इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट एवोल्यूशन नहीं है। पहला फॉसिल, होमोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, या फिर जेनेटिक कोड। तो बताओ इसमें से कौन सा है जो डायरेक्ट एविडेंस में नहीं है, जो है उसके बारे में नहीं बताना। अब देखो ना, फॉसिल्स ये तो है, होमोलॉजी भी है, कंपैरेटिव एनाटॉमी भी है, लेकिन जो जेनेटिक कोड है ये क्या है, डायरेक्ट एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन नहीं है। समझ आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है अडेप्टिव रेडिएशंस वाज ऑब्जर्व्ड इन। कहता है अडेप्टिव रेडिएशन जो हैं वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किए थे, डार्विन फिंचेस में। ये हमने पहले भी कर रखा है क्वेश्चन। ठीक है, डार्विन फिंचेस में ऑब्जर्व हुए थे, ऑस्ट्रेलियन मालप्यूसियन में हुए थे, प्लेसेंटल मैमल में हुए थे, या फिर सब में हुए थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। विच गैस वॉज एबसेंट इन प्रीमिटिव एटमॉस्फेयर। कहते हैं जो पहले का एटमॉस्फेयर था उसमें कौन सी गैस एबसेंट थी। जी हमने पहले भी कर लिया, बताओ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या अमोनिया। ये हमने पहले भी किया था, कौन सी थी, ऑक्सीजन। यस। मिलर उरे एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड। कहता है जो मिलर और उरे का एक्सपेरिमेंट था उसने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था, लाइफ ओरिजिनेट इन ओशंस, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन प्रिमिटिव अर्थ, प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन अर्ली लाइफ, या फिर पैंसपर्मिया। किसके बारे में बताया था आपने, जल्दी बताओ जल्दी, 5 सेकेंड हो गए हैं। तो क्या बताया था, क्या प्रूव किया था, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन द प्रिमिटिव अर्थ। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं, जिसके भी 10 में से 10 मार्क्स हैं या कितने भी मार्क्स आए हैं आपके 10 में से, वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है द फोर लिम ऑफ अ मैन एंड अ फ्लिपर ऑफ वेल्स आर एग्जाम्पल। फोर लिम जो मैन की होती हैं और वेल की जो फ्लिपर होती है वो कहते हैं किसका एग्जाम्पल है, क्या वो होमोलोगस ऑर्गन है, या फिर एनालोगस है, या वेस्टिजियल है, या फिर फॉसिल ऑर्गन्स हैं। बताओ, हमने पीछे भी पढ़ा था फ्लिपर्स ऑफ वेल्स किसका एग्जाम्पल था, जल्दी बता दो।
होमोलोगस ऑर्गन्स का। ठीक है, बता पीछे पढ़ा था ना हमने क्वेश्चन एक होमोलोगस ऑर्गन्स वाला, उसमें हमने ये एग्जांपल पढ़ा था, 4 लिम्स ऑफ मैन एंड फ्लिपर ऑफ वेल्स। तो ये वही है, सेम क्वेश्चन रिपीट करा हुआ है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बैट्स एंड इंसेक्ट्स आर। जो बैट्स के विंग्स होते हैं या फिर किसी भी इंसेक्ट के विंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोलोगस होते हैं, एनालोगस होते हैं, वेस्टिजियल होते हैं या फिर अडेप्टिव रेडिएशंस वाले होते हैं। जल्दी बता दो कौन कौन से होते हैं? होमोलोगस तो भाई होंगे नहीं वो, ठीक है, तो मतलब ये है नहीं। अडेप्टिव रेडिएशन वाले नहीं होंगे। अब वेस्टिजियल होंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एनालोगस। थोड़ा क्लियर करके लिख देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एनालोगस ऑर्गन्स। ठीक है, आगे ये दोबारा से वही आ गया। आर्किटेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, किसके बीच में था कनेक्टिंग लिंक? बता दो जल्दी। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच में। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड इन। अब कहता जो फॉसिल्स थी वो किस में प्रिजर्व्ड हुई थी? इग्नेशियस रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, मेटामॉर्फिक रॉक्स में या फिर वोल्केनिक रॉक्स में? बता दो जल्दी। ये तो इजी है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। फॉसिल्स किस में प्रिजर्व्ड हुई थी? सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ नोट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। नोट का मतलब बताया हुआ, नोट। ठीक है, तो कहता कौन सा ह्यूमन में ऐसा ऑर्गन है जो वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है? मतलब 3 इसमें से वेस्टिजियल है और 1 वेस्टिजियल नहीं है, तो उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, अब देखो अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग आपका चलाओ थोड़ा सा भी, तो हार्ट जो है ना, हार्ट क्या करेगा? हार्ट वेस्टिजियल है या नहीं है? हार्ट काम करता है, मतलब वो वेस्टिजियल नहीं है ऑर्गन। तो सीधे हमारे पास एक ही ऑप्शन है। उन्होंने बोला हुआ कौन सा है जो नहीं है वेस्टिजियल ऑर्गन, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, हार्ट का। ठीक है, वेट, अब कोकाइक्स और विजडम टीथ, इसका भी कोई काम नहीं होता, अपेंडिक्स का भी कोई काम नहीं होता, मतलब हार्ट जो है उसका काम होता है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। नेक्स्ट आ गया द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड। फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं? अब देखो जहाँ पे भी आपको स्टडी वर्ड आ जाए मतलब लास्ट में उसके लॉजी लगा हुआ है। ठीक है, लॉजी किस में लगा हुआ है? इसमें नहीं लगा हुआ और इसमें भी नहीं लगा हुआ, मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर हो सकता है। ठीक है, कौन सा होगा? पैलेंटोलॉजी होगा या फिर मॉर्फोलॉजी होगा? बताओ जल्दी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? किसी की बाहर वाला स्ट्रक्चर की स्टडी करनी, तो ये भी नहीं होगा। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स क्या होगा? पैलेंटोलॉजी। आप अगर आपको नहीं आता ना पेपर में क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट है द एज ऑफ फॉसिल्स इज डिटर्मिन्ड बाय। कहता अब देखो ना, कोई भी फॉसिल्स वहाँ आपको मिल गई, फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट है, उसको कोई फॉसिल मिल गई, लेकिन उसको कैसे पता चलता है कि ये कोई भी ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है? 2 to 3 मिलियन जैसे वो बता देते हैं, या फिर 200 ईयर्स पहले का है, 100 ईयर्स पहले का। तो उनको कैसे पता चलता है कि उसकी एज कितनी है, मतलब जो भी फॉसिल है वो कितना पुराना है? तो वो किसके थ्रू पता चलता है? उसकी मॉर्फोलॉजी के थ्रू, कार्बन डेटिंग के थ्रू, कंपैरेटिव एनाटॉमी के थ्रू या फिर एवोल्यूशनरी ट्री के थ्रू? बताओ किसके थ्रू पता चलता है? ये तो बड़ा इजी है, इसमें हमने मेन चीज़ किसकी क्या याद रखनी थी? कार्बन, सी, कार्बन। तो कार्बन डेटिंग के थ्रू क्या पता चलता है हमें? उनकी लाइफ के बारे में, एज के बारे में। नेक्स्ट आ गया एवोल्यूशन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स इन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कहता है अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है लेकिन उनमें सिमिलर स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे, अडेप्टिव बोलेंगे या फिर स्पेशिएशन बोलेंगे? बताओ जल्दी, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। हमने 2 पढ़े थे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता था? वो डाइवर्ट होता था। कन्वर्जेंट में क्या होता था? एक जगह पे आके कन्वर्ट। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? हाँ जी, यस, बिल्कुल सही, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। गुड गुड। द बेस्ट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ प्रोवाइडेड बाय। सबसे बेस्ट एविडेंस जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का वो कौन प्रोवाइड करता है आपको? एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी? बताओ, अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में जस्ट। कौन बताता है आपको? जो पिछले जितने भी ऑर्गेनिज्म थे जैसे डायनासोर वगैरह हो गए, तो उनके बारे में हमें किसने बताया? फॉसिल से पता चला। तो फॉसिल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? पैलेंटोलॉजी। तो यही हमें सबसे ज़्यादा
बताता है उसके बारे में। समझ आ गई। नेक्स्ट है आपके पास विच थ्योरी सजेस्ट ओंटोजेनी रिकैप्चुलेट्स फाइलोजेनी। ये भी मैंने आपको बताया था, जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पहले से पता हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो दोबारा से जाकर एक बार क्लास लगा लेना, उनको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकल। किसका है ये, बायोजेनेटिक लॉ ऑफ हैकल। नेक्स्ट है हार्डी वेनबर्ग लॉ डिस्क्राइब। हार्डी वेनबर्ग लॉ आपने बहुत बार पढ़ा है, छोटे होते से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। इसमें क्या डिस्क्राइब करता है वो, पॉपुलेशन की ग्रोथ, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, म्यूटेशन रेट या फिर स्पीशिएशन। बताओ जल्दी, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोचो सोचो जल्दी। यस, क्या बताता है इसमें ये, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिनका सही हुआ है उनको वेरी गुड, जिनका गलत हुआ है वो दोबारा से एक बार अपने नोट्स ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपका जो माइंड में चल रहा होता है कि हाँ ठीक है एक बार देख लेते हैं, अगर मार्क्स कम आ जाते हैं इसी में टेस्ट में तो हमें डीमोटिवेशन मिल जाती है। लेकिन अगर हमें एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन निकालते हैं ना, तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि यस ये हमें आता है। ठीक है, तो एक बार आप उसको ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है इन हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2pq क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, इसके बारे में पूछा हुआ है। इसमें 2pq है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोलोगस डोमिनेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स रिसेसिव या फिर अलीलिक फ्रीक्वेंसी। ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। क्या बता रहा है, ये देखो p और q ये वाले तो सेम ही हो गए, बट इसमें p और q दोनों है ना, तो अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या बोलेंगे उसको, हिट्रो। तो ये हिट्रो वर्ड इसमें लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगोट्स हो गया। समझ आ गई। यस, नेक्स्ट आ गया जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिग्निफिकेंट इन। ये हमने पहले भी पढ़ लिया, जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में सिग्निफिकेंट था, स्मॉल पॉपुलेशन में। ये हमने पहले भी पढ़ लिया ना, पहले भी क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट आ गया चेंज इन अलील, वेट ओहो क्या हो रहा है, चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी ड्यू टू माइग्रेशन इज कॉल्ड। कहता माइग्रेशन के कारण अगर किसी की फ्रीक्वेंसी जो अलीलिक फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे, जेनेटिक फ्लो बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे या फिर सिलेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये हमने पहले भी किया है, क्या बोलेंगे इसको हम, हाँ जी बिल्कुल सही सही सही, जेनेटिक फ्लो। नेक्स्ट आ गया बोटल नेक इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू। बोटल नेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है ये, म्यूटेशन से, नेचुरल सिलेक्शन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। बताओ जल्दी किससे रिलेटेड है। देखो म्यूटेशन से रिलेटेड तो ये हो नहीं सकता, ठीक है, तो म्यूटेशन हो गया कट। नेचुरल सिलेक्शन से रिलेटेड भी ये नहीं है तो ये भी कट हो गया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो सकता है क्या बोटल नेक, नो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है फाउंडर इफेक्ट इज़ अ टाइप ऑफ। फाउंडर इफेक्ट किसका टाइप है, म्यूटेशन का, जेनेटिक ड्रिफ्ट का, नेचुरल सिलेक्शन का या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। बताओ जल्दी बताओ। अब भाई फाउंडर के नाम से पता चल रहा है फाउंडर इफेक्ट, म्यूटेशन इसमें भी नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन इसमें भी नहीं है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसमें नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। ईजी है, मतलब बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के पढ़ोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन जो है किसको फेवर करता है, एक्सट्रीम फिनोटाइप को करता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप को करता है, दोनों को करता है या फिर न्यू म्यूटेशन को करता है। बताओ जल्दी। एक्सट्रीम फिनोटाइप मतलब बहुत ज़्यादा, तो इसको तो करेगा नहीं, ठीक है। न्यू म्यूटेशन को ये वैसे ही नहीं करता, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा। अब देखो एक हमने कट कर दिया, मतलब सी वाला भी हमारा ऑटोमेटिकली कट हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर, इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स। क्लियर। नेक्स्ट है डायरेक्शनल सिलेक्शन शिफ्ट द मीन्स टू बोथ एक्सट्रीम। कहता है जो डायरेक्शनल सिलेक्शन है ना वो मीन को शिफ्ट करता है किसकी तरफ, दोनों एक्सट्रीम की तरफ करता है, सिर्फ वन की तरफ करता है, इंटरमीडिएट की तरफ करता है या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम की तरफ करता है। बताओ इसमें देखो कितने पढ़े हमने, ये देखो ऊपर वाला, इसमें हमने दोनों के बारे में देखा था, एक था ना सिर्फ इंटरमीडिएट, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास,
टू वन एक्सट्रीम। समझ आई। नेक्स्ट आ गया डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन फेवर, किसको फेवर करता है? दोनों एक्सट्रीम को करता है, सिर्फ इंटरमीडिएट को करता है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम को करता है, या फिर किसी को भी नहीं करता? बताओ जल्दी। ये तो भैया आना चाहिए अभी आपको। हाँ जी, डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे डायरेक्शनल की बात हो रही थी, और ऊपर वाले में किसकी हो रही थी? स्टेबलाइजिंग की। तो ये क्या करेगा? बोथ एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम को करेगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन एवोल्यूशनरी फोर्स। अब यहाँ पे नोट पूछा हुआ है, मतलब 3 इनमें से सही है और एक क्या है इसमें गलत है, तो आपने वो गलत वाला ढूंढना है। बताओ कौन सा होगा? म्यूटेशन होगा, माइग्रेशन होगा, रैंडम मेटिंग होगा, या फिर सिलेक्शन होगा? क्या होगा इसमें? नॉट एन एवोल्यूशनरी फोर्स, रैंडम मेटिंग होगा। अब सिलेक्शन तो है ही है, माइग्रेशन भी है, म्यूटेशन भी है, बट रैंडम मेटिंग जो है ना वो एवोल्यूशनरी फोर्स का हिस्सा नहीं है। चलो जी, आ गए आपके 31st क्वेश्चन पे। सबसे इजी क्वेश्चन, लैमार्क थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। लैमार्क थ्योरी को आप और क्या बोलते हो? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हो, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर बोलते हो, जर्म प्लाज्म थ्योरी बोलते हो, या फिर म्यूटेशन थ्योरी बोलते हो? बताओ जल्दी, क्या बोलते हो? लैमार्क की थ्योरी क्या बोलती थी? नेचुरल सिलेक्शन तो भाई है नहीं ये, ठीक है, म्यूटेशन वाली भी नहीं है और जर्म प्लाज्म भी नहीं है, तो ये थ्योरी कौन सी हुई? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर। नेक्स्ट है डार्विन फिंचेस वर स्टडीड फ्रॉम। कहाँ से उसने स्टडी किया था? डार्विन की जो फिंचेस थी उन्होंने कहाँ से स्टडी किया था उसको? गैलापागोस आइलैंड से, हवाई आइलैंड से, मादागास्कर से, या ऑस्ट्रेलिया से? ये सबसे इजी है, ये तो आपने छोटे होते ही पढ़ा हुआ है। कौन सा है इसमें? गैलापागोस आइलैंड, ये आप छोटे होते ही पढ़ते आ रहे हो। नेक्स्ट है म्यूटेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय। जो म्यूटेशन थ्योरी है वो किसने दी थी? ये हमने पहले पढ़ रखा है, कौन सा है? ह्यूगो डी व्रीज। जर्म प्लाज्म थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। किसने प्रपोज करी है जर्म प्लाज्म थ्योरी? ये भी हमने पहले कर लिया, किसने करी थी? वीसमैन। नेक्स्ट आ गया द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज क्वाइंड बाय। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी हमने पहले कर लिया था, किसने दिया था? ये डार्विन, लैमार्क, हर्बर्ट स्पेंसर, या फिर वेल्स ने? जल्दी बताओ। हर्बर्ट स्पेंसर। अब ये देखो, इसके बारे में आपको लर्न करना पड़ेगा, इसको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिना रट्टे के ही आपको याद नहीं होंगे, ठीक है। किस किस ने आप कौन कौन सी थ्योरी दी है, कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने बुक कौन सी दी थी, बुक का जो पब्लिश हुआ था बुक वो कब हुआ था, कौन सी ईयर में हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। समझ आ गई। नेक्स्ट है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन इज़ सेंट्रल टू। कहते हैं यूज़ ऑफ और डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के बारे में किसने बताया था? इसके बारे में डार्विनिज्म है, ये लैमार्किज्म है, म्यूटेशन थ्योरी है, या फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी है? इनके नाम से ही समझ में आना चाहिए आपको, कौन सी है ये? हाँ जी, लैमार्किज्म। कौन सी है? लैमार्किज्म। विच वन इज़ नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डार्विन। और डार्विन के पोस्टुलेट्स भी आपने पढ़े होंगे, उसमें से अभी हमने बताना कि इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब 3 है उसके, कोई एक जो है ना वो उसका पोस्टुलेट नहीं है, तो वो कौन सा है? अब देखो, ओवर पॉपुलेशन प्रोडक्शन के बारे में भी उसने बताया था, वेट ओवर प्रोडक्शन के बारे में भी, ठीक है, उसने बताया था, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस उसने बताया था ना कि अगर बचना है तो स्ट्रगल भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या है? वेरिएशन के बारे में भी उसने बताया था। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ गया? एक्वायर्ड करैक्टर। एक्वायर्ड करैक्टर के बारे में उसने हमें नहीं बताया था। समझ आ गई। विच थ्योरी एक्सप्लेन्स साल्टेटरी एवोल्यूशन। किसने हमें साल्टेटरी एवोल्यूशन के बारे में बताया था? वेदर डार्विनिज्म था, म्यूटेशन थ्योरी थी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है, या फिर जर्म प्लाज्म थ्योरी है? किसने बताया था हमें इसके बारे में? डार्विन ने तो नहीं बताया था भाई, डार्विन तो है नहीं अब खेल में, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, क्योंकि ये भी नहीं आएगी, और जर्म प्लाज्म तो बिल्कुल भी नहीं है, तो हमारे पास कौन सी थ्योरी बची? म्यूटेशन थ्योरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? म्यूटेशन थ्योरी।
नेक्स्ट है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वाज, अब देखो ना जो क्वेश्चन यहाँ पे आपने पढ़ा ना म्यूटेशन सिंथेटिक थ्योरी वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में साथ साथ में मैंने क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की, समझ आ गई। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज करी थी ये? डार्विन और लमार्क ने, डॉबजनसी, सिम्पसन और अदर, मेंडल और मॉर्गन ने, या फिर वैलेस एंड हैकर ने? बताओ किसने करी थी? 39 क्वेश्चन नंबर। डार्विन तो है नहीं, डार्विन तो खेल में है नहीं भाई, तो मतलब ये नहीं होगा। मेंडल भी नहीं है तो मतलब मेंडल भी नहीं होगा। उसके बाद हैकल भी नहीं है, इन तीनों ने कुछ और दिया हुआ है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कंबाइंस, ये किसको कंबाइन करती है? डार्विन और मेंडलिज्म को कंबाइन करती है, लमार्क और डार्विज्म को कंबाइन करती है, जंप प्लाज्म साल्टेशन को करती है, जब पैलेंटोलॉजी और टैक्सोनॉमी को करती है? तो बताओ किसने? जल्दी बता दो जल्दी। मतलब ये थ्योरी दो चीज़ों को कंबाइन करती है। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, डार्विनिज्म एंड मेंडलिज्म को। नेक्स्ट क्या कहता है? द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज, मॉडर्न ह्यूमन जो अभी इस टाइम पे ह्यूमन है, इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव जो है ना वो कौन सा है? मतलब क्या बोलते हैं कि हम किससे बने हुए हैं, हमारा जो पूर्वज है वो कौन है? ये तो आपको पता होना चाहिए। गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, ऑर्गेंटन है, या गिब्बन है? अरे यार छोटी छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। कौन सा है वो? चिंपैंजी, यस। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट ह्यूमनिड फॉसिल्स ऑफ, ओल्डेस्ट के बारे में बताना अब। ऑस्ट्रेलियोपेथस है, होमो हैबिलिस है, रामापैथिकस है, या नीदरलैंड मैन है? बताओ कौन सा है? श्री राम भगवान के नाम पे मैंने आपको याद करवाया था। कौन सा है? रामापैथिकस, वेरी गुड। विच ह्यूमनिड फर्स्ट यूज टूल, कहता कौन सा ह्यूमनिड पहला था जिसने सबसे पहले टूल्स का यूज़ किया था, है ना? जो हथियार बनाए थे उन्होंने पहले पत्थर के बनाए थे ना, ऐसे करके बताया था ना आपको मैंने। तो वो कहते हैं सबसे पहले किन्होंने यूज़ किया था? बताओ इन चारों में से। ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, या फिर क्रो मैग्नन? बताओ। होमो तो है भाई, अब ये दोनों तो है नहीं। होमो वर्ड है लेकिन होमो हैबिलिस था या फिर होमो इरेक्टस था? बताओ कौन सा था? यस, होमो हैबिलिस। नेक्स्ट है फायर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, सबसे पहले आग किसने यूज़ की? होमो हैबिलिस ने, होमो इरेक्टस ने, नीदरलैंड मैन ने, या क्रो मैग्नन ने? ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन सा बताओ जल्दी। होमो इरेक्टस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। होमो हैबिलिस जो है उसने क्या किया था? सबसे पहले टूल्स का यूज़ किया था, और जो होमो इरेक्टस था उसने सबसे पहले फायर को यूज़ किया था। नेक्स्ट है विच हैड द लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी, किस में सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी है? होमो हैबिलिस में है, होमो इरेक्टस में, नीदरलैंड मैन में, या क्रो मैग्नन में? बताओ किस में सबसे ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी थी? हाँ जी, अब देखो होमो हैबिलिस और इरेक्टस तो है नहीं, नीदरलैंड भी नहीं है, तो क्या आएगा हमारे पास? क्रो मैग्नन। नेक्स्ट है नीदरलैंड मैन लिव्ड इन, ये कहाँ पे रहते थे जो नीदरलैंड वाले थे? सॉरी मैं इसको प्रोनाउंस गलत कर रही थी, ठीक है, आप इसको सही से पढ़ लेना, आंखें कमज़ोर हो रखी है मेरी। चलो, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में? बताओ किस में है, किस में रहते होते थे ये? ओके, एशिया और यूरोप में, वेरी गुड। अब क्या कहता है विच गेव डायरेक्ट राइज टू मॉडर्न मैन, किसने डायरेक्ट राइज दिया मॉडर्न मैन को? बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड, क्रो मैग्नन मैन ने, वेरी गुड। अब कहता है द मॉडर्न ह्यूमन इवॉल्व्ड अबाउट
कितने साल पहले जो मॉडर्न ह्यूमन है वो इवॉल्व हुए थे? 50,000 ईयर्स एगो, 1 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स अगो, या ये कितना है भाई 2 लाख ईयर्स अगो? तो बताओ इन चारों में से कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2 लाख ईयर्स अगो। क्वेश्चन नंबर 49 इज फॉसिल लूसी बिलोंग्स टू ऑस्टियोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस या क्रो-मैग्नन? बताओ किससे बिलोंग करती है ये फॉसिल? हाँ जी जल्दी जल्दी बता दो बेटा। ऑस्ट्रेलियोपिथिकस, वेरी गुड। अब कहता है रामापिथिकस फॉसिल वाज डिस्कवर्ड इन, कहाँ डिस्कवर्ड हुआ था ये? इंडिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या फिर चाइना में? बताओ। प्राउड की बात है भाई इंडियन। रामापाथिकस, मैंने क्या बोला था, श्री राम भगवान के नाम पे है, तो ये कहाँ पे हुआ? इंडिया में। वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ इंडिया। समझ आ गई? अभी आप 2 मिनट का मुझे टाइम दो, मैं अभी पानी पी लूँ, आप लोग भी पानी पी लो क्योंकि मैं थक गई हूँ। ओके तो अभी आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन और बचे हैं। आई थिंक आधा घंटा लग जाएगा या फिर 15 से 20 मिनट्स और लगेंगे हार्डली, और आपका ये पूरा का पूरा सेशन ख़त्म। कहते हैं हु प्रपोज द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मोलिकुलर एवोल्यूशन? न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मोलिकुलर एवोल्यूशन के बारे में किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने, किमूरा ने, ऑपरिन ने या फिर डोबेंसी? डोबझानखी। भाई इनके नाम जो है ना बाहरले देश वालों के, क्या ही बताऊँ। हमारे इधर ठीक है, रामू शामू, सोनू मोनू एंड ऑल। चलो बताओ जल्दी कौन सा होगा इसमें? किमूरा, कीमूरा। कुछ लोग इसको कामूरा भी बोलते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आपने इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। बस पेपर में टिक लगा के आना, सही, बाकी सही है। नेक्स्ट है मोलिकुलर क्लॉक हाइपोथेसिस इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट म्यूटेशन रेट इन डीएनए प्रोटीन, अडेप्टिव रेडिएशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर स्पीशिएशन? बताओ मोलिकुलर क्लॉक हाइपोथेसिस किस पे बेस्ड करता है? इसके ऊपर इसको रट्टा लगाना मत, ठीक है? ये डायरेक्ट ही आपको आ जाएगा क्या है ये? कांस्टेंट म्यूटेशन रेट इन डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट है द जेनेटिक कोड इज कंसीडर्ड एज एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज इट इज़ नॉन यूनिवर्सल है, ये नियरली यूनिवर्सल है, डिफरेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म या फिर स्पीशीज स्पेसिफिक है? बताओ जल्दी बता दो। हाँ जी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नियरली यूनिवर्सल। विच प्रोटीन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मोलिकुलर एवोल्यूशनरी स्टडीज़? कहते हैं कौन सा प्रोटीन है जो यूज़ होता है, ज़्यादातर यूज़ होता है मोलिकुलर एवोल्यूशनरी स्टडीज़ में? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, साइटोक्रोम सी या फिर कैरेटिन? ये बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता आपको। बताओ, आपने बताना है कि मोलिकुलर एवोल्यूशनरी स्टडी में कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपको बताया था ना सी वाला, तो सी क्या होगा? साइटोक्रोम सी। ओके गुड। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक इज़ यूज्ड इन, अब डीएनए की हाइब्रिडाइजेशन करनी है, डीएनए की, ठीक है? तो वो बताना है आपने कि कौन सी टेक्निक है जो यूज़ होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में होती है ये, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में होती है, सेल कल्चर में होती है, या म्यूटेशन डिटेक्शन में होती है? बताओ जल्दी। डीएनए की कॉपी, हाइब्रिडाइजेशन मतलब कॉपीज बनाना उसकी, जल्दी बताओ। हाँ जी वेरी गुड बहुत अच्छे। तो ये किस में होती है? मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑर्गेनी विच ऑर्गेनली इज कंसिडर्ड एज द एवोल्यूशनरी एविडेंस फॉर एंडोसिम्बायोसिस? एंडो मतलब अंदर, ठीक है? तो अब आप देखो इसमें क्या आएगा? गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम्स? बताओ जल्दी क्या आ जाएगा इसमें? हु इज़ द पावर हाउस ऑफ अवर सेल बॉडी?
बताओ कौन सा था? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्या है? विच हैज़ इट्स ओन DNA एंड कैन रिप्लेस इंडिपेंडेंटली। कहते किसके पास जो है खुद का DNA होता है और वो खुद ही उसको रिप्लेस भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली। बताओ, राइबोसोम है, वो न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी बॉडी है? ये तो बड़ा इजी है। इसमें क्या आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी गुड। कहता है द एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी वॉज गिवन बाय। अब एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ा है हमने, तो उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए ना कि वो दिया किसने था, है ना? तो बताओ फिर किसने दिया था? अब भाई इसमें डार्विन नहीं आएगा फिर भी, ठीक है, डार्विन ने तो दिया नहीं था, ओपरे ने भी नहीं दिया था, इन दोनों में से कोई बनेगा, तो बताओ कौन सा बनेगा वो? हाँ जी, तुक्का लगा लें 1 2 3 4 5 6 करके या नहीं? चलो, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास? मार्ग्यूलिस। समझ आ गई? चलो जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है सूडो जीन्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर। अब सूडो का मतलब क्या होता है? जहाँ पे भी आपको सूडो वर्ड मिल जाए उसका मतलब होता है फॉल्स। क्या मतलब होता है उसका? फॉल्स। ठीक है, अब आपने बताना कि जो सूडो जीन्स है वो प्रोवाइड करते हैं एविडेंस फॉर। किसके लिए एविडेंस प्रोवाइड करते हैं बताओ जी? लैमार्किज्म है ये, डार्विज्म, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन या फिर अडेप्टिव रेडिएशंस। बताओ भाई किसके लिए करता है? इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। किसके लिए? मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो किसके लिए होगा? मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। विच इज़ नोट यूज्ड इन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मतलब नोट बताना है, इन तीनों में से, इन चारों में से कोई 3 हैं जो यूज़ होते हैं लेकिन एक जो है ना वो यूज़ नहीं होता, उसको ढूंढ के निकालना है आपने। बताओ कौन सा होगा? DNA सीक्वेंस होगा, प्रोटीन सीक्वेंस है, या फिर फोशल मॉर्फोलॉजी है, या फिर RNA सीक्वेंस है? कौन सा होगा? जल्दी बताओ। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में जो यूज़ नहीं होता। अब देखो DNA के सीक्वेंस भी तो देखते हैं, वो देखते हैं कि नहीं? प्रोटीन के सीक्वेंस भी देखते हैं, RNA के सीक्वेंस भी। अब देखो ना, DNA है, DNA से RNA बना, RNA से प्रोटीन बना, तो वो तीनों के सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है, यानी कि DNA के, प्रोटीन के और RNA के देखेंगे, लेकिन जो फोशल्स मॉर्फोलॉजी है ना वो नहीं देखेंगे। समझ आ गई? इसमें आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड। नई स्पीशीज़ की ओरिजिन हो रही है, उसको आप क्या बोलोगे? क्या उसको आप स्पीशिएशन बोलोगे, या फिर म्यूटेशन बोलोगे, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलोगे, या फिर सिलेक्शन बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? अब सिलेक्शन तो उसको बोल ही नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि नई स्पीशीज़ पैदा हो रही है, ओरिजिनेट हो गया। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन म्यूटेशन भी नहीं बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीशिएशन। समझ आ गई? क्या बोलेंगे इसको? स्पीशिएशन। नेक्स्ट आ गया स्पीशिएशन अकरिंग ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन इज़। कहते हैं वो स्पीशिएशन जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के थ्रू होती है, मतलब कि आइसोलेट हो गई वो जियोग्राफिकली, उसके थ्रू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन बोलते हैं, एलोपैट्रिक बोलते हैं, पेरीपैट्रिक बोलते हैं, या फिर पैरापैट्रिक स्पीशिएशन बोलते हैं। बताओ क्या बोलेंगे इसको? वो स्पीशिएशन जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण होती है उसको हम क्या बोलेंगे? सिम्पैट्रिक तो हम नहीं बोलेंगे, तो इसको छोड़ दो। पेरीपैट्रिक और पैरा भी नहीं बोलेंगे, तो क्या बचा हमारे पास? एलोपैट्रिक। कौन सी आ जाएगी? एलोपैट्रिक स्पीशिएशन। समझ में आ रही है सबको? ओके। पोलीप्लॉइडी प्लेज अ मेजर रोल इन स्पीशिएशन। और पोली का मतलब क्या होता है भैया? पोली का मतलब बहुत ज़्यादा, 2 या 2 से या ज़्यादा, उसको हम पोली बोलेंगे। अब सोचो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा? पोलीप्लॉइडी प्लेज अ मेजर रोल इन स्पीशिएशन ऑफ एनिमल्स, ओहो, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगी या बैक्टीरिया? बताओ, सोचो सोचो, 2 मिनट सोच लो। हाँ जी, पोलीप्लॉइडी क्या एनिमल्स में रोल प्ले करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। फंगी में करती है? नहीं करती। बैक्टीरिया में भी नहीं करती। वो किस में करती है? प्लांट्स में। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी, दैट इज प्लांट। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाय, बायोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, बताओ जल्दी। ये तो रटने वाली बात है भाई, मैयर ने। किसने दिया था, मैयर ने। विच इज द प्रीजाइगोटिक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मैकेनिज्म। प्रीजाइगोटिक, प्री मतलब पहले, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, हाइब्रिड स्टेरिलिटी आएगा, गैमेटिक आइसोलेशन आएगा, हाइब्रिड इनवायबिलिटी आएगा, या फिर हाइब्रिड ब्रेकडाउन आएगा, बताओ जल्दी। ये बहुत इजी है। हाँ जी, क्या आएगा, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, मतलब आइसोलेट हो रहा है कुछ, है ना, तो क्या आएगा इसमें, जेनेटिक आइसोलेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप भाई। चलो जी, नेक्स्ट है अडेप्टिव रेडिएशन इज ऑल्सो नोन। अब जो अडेप्टिव रेडिएशन है उसको हम और क्या बोलते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया, क्या बोलते थे इसको हम, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। समझ आ गई, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट का मतलब पता चल गया था ना सबको, तो बस इसी को याद रखना है आपने। नेक्स्ट है द ग्रेजुअल चेंज विद इन अ स्पीशीज लीडिंग टू अ न्यू स्पीशीज इज कॉल्ड। कहता है ग्रेजुअल चेंज हो रहा है स्पीशीज में विद रिस्पेक्ट टू द न्यू स्पीशीज, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइलेटिक ग्रेजुएशन, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम, साल्टेशन, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये हमने पहले भी पढ़ लिया। क्या था इसका आंसर, बिल्कुल इसमें क्या आएगा, फाइलेटिक ग्रेजुअलिज्म। द थ्योरी ऑफ पंचुएटेड इक्विलिब्रियम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी ये पंचुएटेड इक्विलिब्रियम थ्योरी, बताओ जल्दी। पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नालायकों। हाँ जी, एल्ड्रेज एंड कोल्ट ने। अब इसको याद रख लेना, मतलब कोई पेज ले लो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पेज ले लो, कॉपी ले लो, उसमें लिख लो साथ साथ में कि ये कौन सी थ्योरी है, किसने दी है, क्या क्या है, जो भी है सारा कुछ लिख लो। चलो जी, नेक्स्ट देखो, रिंग स्पीशीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिंग स्पीशीज जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन की, एलोपैट्रिक की है, पैरापैट्रिक और पेरीपैट्रिक। अब देखो, अगर आपको नहीं पता होगा कि सिम्पैट्रिक क्या होता है, एलोपैट्रिक क्या होता है, पैरापैट्रिक क्या होता है, पेरीपैट्रिक क्या होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन आपसे निकलेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट देखो, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ में पढ़ाते रहूँ तो नियर अबाउट 3 से 4 घंटे की क्लास हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको इस पर अलग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, वो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। समझ आ गई, चलो बताओ, रिंग स्पीशीज किसकी एग्जाम्पल है अभी, जल्दी किसकी है भाई, अरे यार, पैरापैट्रिक स्पीशीज। समझ आ गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ रिंग स्पीशिएशन। रिंग स्पीशिएशन की एग्जाम्पल बताओ भाई। सालमेंडर इन कैलिफोर्निया है, हेरिंगल्स अराउंड आर्टिक सर्कल है, डार्विन फिंचेस है, जहाँ लाइगर है, बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 71 पे आ गए हैं भाई। विच पीरियड इज़ कॉल्ड द एज ऑफ रेप्टाइल्स। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है ना, अब इसको भी आपने याद रखना है, रेप्टाइल का एज कौन सा है, मैमल्स का एज कौन सा है, फिर बर्ड्स का एज कौन सा है, ये सारा कुछ आपने लर्न करना है, ठीक है। ये आपको मैंने एक टेबल बना के बताया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से कर लेना लर्न। पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक और प्री कैम्ब्रियन, बताओ जी। बहुत इजी है, कौन सा था, मीजोजोइक, वेरी गुड। आगे है एज ऑफ मैमल्स। अब देखो मैमल्स का तो आपको अच्छे से पता होना ही चाहिए, है ना। एज ऑफ मैमल्स रेफर्स टू पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक या फिर आर्कियोजोइक। अब देखो हमने ऊपर पढ़ा ना, एज ऑफ रेप्टाइल मीजोजोइक, मतलब मीजोजोइक तो इसमें है नहीं भाई, उसको तो आप कट कर दो, ठीक है। अब तीनों में से एक है, कौन सा है बताओ जल्दी। हाँ जी, इसमें कौन सा आएगा आपके पास, सीनोजोइक, वेरी गुड। नेक्स्ट है द अर्लीस्ट नोन फोसिल्स बिलोंग्स टू। जो सबसे पहली फोसिल्स मिली थी ना, वो किससे बिलोंग करती थी, फिश से, बैक्टीरिया से, रेप्टाइल से या फिर एम्फीबियन से। अब सोचो सबसे पुराना कौन है धरती पे, सबसे पुराना कौन है भाई, बताओ। हाँ जी,
कौन है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की फॉसिल्स थी वो। नेक्स्ट है डायनासोर्स डोमिनेटेड ड्यूरिंग, डायनासोर कब डोमिनेट हुए थे? कब हुए थे? ट्रायर्सिक जुरासिक एरिया में, कैम्ब्रियन में, या फिर ऑर्डोविक्टियन में, या फिर पर्मियन में? बताओ जी, जल्दी बताओ। डायनासोर के बारे में सबने सुना ही होगा, आजकल आर्टिफिशियल भी देख रहे हो आप, जगह जगह पे लगे हुए। तो वो कौन सा था? ट्रायर्सिक जुरासिक वाला एरिया। ट्राइलोबाइट्स वर अबंडेंट इन, ट्राइलोबाइट्स जो हैं अबंडेंट होते हैं किस में होते थे सबसे ज़्यादा? वो सीनोजोइक एरा में होते थे, पैलियोजोइक में होते थे, मीजोजोइक में होते थे, या फिर प्री कैम्ब्रियन में होते थे? बताओ जी, जल्दी बताओ। यस पैलियोजोइक में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ गया द लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन अकर्ड इन एट द एंड ऑफ, लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन जो है वो किस में हुआ था सबसे ज़्यादा? बताओ। क्रेटेशियस में हुआ था, पर्मियन में, डेवोनियन में, या फिर ऑर्डोविक्टियन में? देखो बेटा, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये किस में हो गया आपका? पर्मियन में। आगे बर्ड्स की बात आ गई। बर्ड्स इवॉल्व हुए थे, किससे हुए थे? एम्फीबियन से हुए थे, रेप्टाइल से, मैमल से, या फिश से? अब देखो, सोचो बर्ड्स किसके साथ मैच करते हैं थोड़ा थोड़ा किसके साथ? उड़ सकते हैं ना बर्ड, अब फिश तो उड़ नहीं सकती, मैमल भी नहीं उड़ सकते, एम्फीबियन, तो किसके साथ होगा ये? रेप्टाइल्स के साथ। समझ आ गई? क्लियर? नेक्स्ट आ गया मैमल्स फर्स्ट अपीयर इन, मैमल्स जो हैं कौन से एरा में सबसे पहले अपीयर हुए थे? प्री कैम्ब्रियन में, पैलियोजोइक में, मीजोजोइक में, या सीनोजोइक में? ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन से में हुए थे? मीजोजोइक में। विच एक्सटिंक्ट एनिमल्स इज नोन एज इरिश एल्क, क्या था कौन सा ऐसा एक्सटिंक्ट एनिमल है जिसको आप इरिश एल्क बोलते हो? मिलेगोसिरोस, मैमोथ, सेबर टूथ कैट, या फिर वुली राइनोसर्स? कौन सा था वो? मिगैलोसेरोस। नेक्स्ट है द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स अकर्स अबाउट, कितने साल पहले जो डायनासोर हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे हमारी धरती से? तो कितना था वो? 65 मिलियन ईयर्स एगो। बस अभी 10 क्वेश्चन रह गया हमारे, उसके बाद ये सारा कवर हो जाएगा। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इनडायरेक्टली सपोर्ट्स एवोल्यूशन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन, कहते हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है एवोल्यूशन को। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर बेस्ड है? क्या सेल वॉल के ऊपर है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर है, या फिर सिम्बायोसिस के ऊपर है? तो बताओ किसके ऊपर है ये तो बहुत ईजी है, सेल वॉल तो हो नहीं सकता भाई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोसिस ये कुछ नहीं है, तो क्या होगा इसमें आपका आंसर? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है। विच एवोल्यूशनरी फोर्स इंट्रोड्यूस न्यू अलील्स इनटू अ पॉपुलेशन, कौन सा एवोल्यूशनरी फोर्स है ऐसी जो नई अलील्स को इंट्रोड्यूस कर देती है किसी भी पॉपुलेशन में? क्या वो माइग्रेशन है, या म्यूटेशन है, सिलेक्शन है, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट है? क्या आएगा इसमें, कौन सा है? माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। सिलेक्शन भी नहीं होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी नहीं होगा, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? म्यूटेशन। समझ आ गई? नेक्स्ट है द इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स वाज डिसप्रूव्ड बाय, जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर के बारे में बताया था उसको डिसप्रूव्ड किसने किया था, मतलब उसमें कमियां किसने निकाली थी? लैमार्क ने, डार्विज्म ने, या फिर विस्मैन ने, या फिर ह्यूगो डी व्रीस ने? तो बताओ किसने बोला था उसके बारे में? हाँ जी, विस्मैन ने। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कहता प्रेजेंट जो ह्यूमन का एम्ब्रियो होता है जिसका भी बर्थ नहीं हुआ होता उसमें गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये एटाविज्म है, या वेस्टिजियलिटी है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, या एनालॉजी है? बताओ। अब मुझे ये बताओ कि क्या जो ह्यूमन का बच्चा है, जहाँ आप भी ह्यूमन हो मैं भी ह्यूमन हूँ, क्या हमारे पास गिल्स प्रेजेंट है? हम गिल्स से एक सांस लेते हैं? बताओ कौन लेता है गिल्स से सांस? फिशेस।
कौन लेता है? फिशेस लेती हैं, ठीक है। हम लोग तो सांस नहीं लेते ना गिल्स से, तो ये हमारे अंदर क्या हो जाएगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा, वेस्टिजियलिटी होती है ये। क्लियर? नेक्स्ट है पैरेलल एवोल्यूशन अकर्स व्हेन। कहता पैरेलल मतलब जो साथ साथ में जा रही है। पैरेलल एवोल्यूशन अकर होती है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज इवोक सिमिलर ट्रेट्स, अनरिलेटेड स्पीशीज इवोक सिमिलर ट्रेट्स, स्पीशीज डाइवर्ट्स, या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स। क्या आएगा इसमें? बताओ जल्दी, क्या आएगा इसमें? पैरेलल एवोल्यूशन कब चलती है? जब हमारी क्लोज वाले स्पीशीज़ होती हैं, इवोक करते हैं सिमिलर ट्रेट से। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ इवोक सिमिलर ट्रेट्स। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एटाविज्म। एटाविज्म का क्या एग्जाम्पल होगा? क्या अपेंडिक्स है, टेल्स इन ह्यूमन बेबी, विजडम टीथ, या फिर गूज बम्प्स? बताओ जल्दी, क्या आएगा? एटाविज्म क्या जाएगा इसमें? टेल इन ह्यूमन। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बेबी जो ऐसे होते हैं जिनकी टेल भी प्रेजेंट होती है जब उनका बर्थ होता है, बाद में वो कट कर देते हैं, वो बात अलग है, लेकिन उसमें टेल प्रेजेंट होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? एटाविज्म। विच मैन हैड द हैबिट ऑफ बरिंग द डेड। कहता कौन से मैन हैं जिसमें हैबिट थी कि वो डेड को बरी करते थे, ठीक है, बरीड करते थे? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नीदरलैंड मैन, या फिर क्रो मैग्नन मैन? बताओ इस चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज निएंडरथल मैन। समझ आ गई? निएंडरथल को मैं पता नहीं नीदरलैंड क्यों बोल रही हूँ चलो, क्रो मैग्नन मैन वॉज, कौन सा था वो? स्टोप्ड विद हैवी ब्रो, स्लेंडर टॉल एंड आर्टिस्ट, एप लाइक, या फिर एर्बोरल था? बताओ कौन सा होगा चारों में से? यस, वेरी गुड। इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? स्लेंडर टॉल एंड आर्टिस्ट। विच वन इन इज अ लिविंग फॉसिल। कहता है इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सी है? बताओ। लंगफिश है, कोलसेंथ है, आर्क्योप्टेरिक्स है, या फिर ट्राइलोबाइट्स है? हाँ जी, ये तीनों तो हैं नहीं भाई। ये कौन सी थी बोलो? ये तीनों नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक देखो, एक जगह पे है ना, आप लाइन बना के लिख लो ऐसे, लिविंग फॉसिल्स और नॉन लिविंग फॉसिल्स। जो नॉन लिविंग वाली हैं वो अगर इसमें ऑप्शन में आ गई तो मतलब वो है नहीं, जो ऑप्शन में नहीं है वो क्या हो गई? लिविंग वाली हो गई। मतलब ऐसे अगर आप लाइन बना के अपने नोट्स में लिख लोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए। विच वन इवोल्व फर्स्ट। सबसे पहले कौन इवोल्व हुआ था? फिश हुआ था, एम्फीबियन, रेप्टाइल, या मैमल? सबसे पहले कौन आया था? हाँ जी, सबसे पहले आपको पता, अगर आपने कहानी सुनी होगी एवोल्यूशन की, तो सबसे पहले सब जगह पे पानी पानी होता था, समुंदर वगैरह होते थे, है ना? तो मतलब एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स तो थे नहीं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या था? वाटर में फिशेस। तो सबसे पहले कौन इवॉल्व हुआ था? फिशेस। विच इज़ नॉट अ हार्डी वेनबर्ग एजम्पशन। अब हार्डी वेनबर्ग एजम्पशन में कौन नहीं है? लार्ज पॉपुलेशन उसमें है, रैंडम मेटिंग है, नो सिलेक्शन, हाई म्यूटेशन। नोट के बारे में बताना, मतलब 3 जो है ना वो सही हैं और 1 जो है वो गलत है। तो बताओ इसमें कौन होगा? लार्ज पॉपुलेशन का तो था भाई, रैंडम मेटिंग भी था, नो सिलेक्शन भी था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा? हाई म्यूटेशन रेट, ऑप्शन नंबर डी। विच इज़ नॉट अ पोस्ट जाइगोटिक बैरियर। कहता है इसमें से कौन सा है जो पोस्ट जाइगोटिक बैरियर नहीं है? गैमेटिक आइसोलेशन, हाइब्रिड इनवायबिलिटी, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, या फिर हाइब्रिड ब्रेकडाउन? बताओ भाई इनमें से कौन सा नहीं है? नोट लिखा हुआ है इसमें भी, तो आपने नोट के बारे में बताना है जी। क्या आ जाएगा इसमें? हाइब्रिड तो है ही भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। कौन सा? गैमेटिक आइसोलेशन। विच एवोल्यूशनरी कंसेप्ट बेस्ट एक्सप्लेन द मार्supials ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कन्वर्जेंट, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है भाई, कितने बारी पढ़ोगे आप? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, या जेनेटिक ड्रिफ्ट? बताओ। इसमें अगर दोबारा से आपका मार्क्स 1 नहीं आया ना तो फिर तो बहुत बुरी बात है भाई। बताओ जी जल्दी। ऑप्शन नंबर सी। अब बताओ मुझे आपका किन किन का सही हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना।
बस थोड़े से रह गए क्वेश्चन, उसके बाद बस ख़त्म। विच इज़ द बेस्ट मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशन इन एक्शन, बताओ एवोल्यूशन ऑफ एक्शन का मॉडर्न एग्जाम्पल बताओ। पेपर्ड मोथ है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया, बीक्स ऑफ डार्विन्स फिंचेस, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन, बताओ जी इसमें क्या हो सकता है ऑप्शन। बैक्टीरिया के बारे में भाई, तो क्या आ जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया। द हॉर्स एवोल्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, हॉर्स की जो एवोल्यूशन हुई है वो किसकी एग्जाम्पल है, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम की है, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है, एटाविज्म है, या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। घोड़े के बारे में आपने ऐसे डायग्राम देखा होगा, पहले छोटा था फिर बड़ा हुआ बड़ा हुआ बूढ़ा हुआ ऐसे करके, ठीक है देखा था ना। तो बताओ अभी कौन सा है ये, किसकी एग्जाम्पल है। यस ये देखो ना, प्रोग्रेस कर रहा था, बड़ा 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 होते जा रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, नोट बोला हुआ है मतलब 3 सही हैं और एक क्या है गलत है, बताओ। पैलेंटोलॉजी है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, या फिर एस्ट्रोलॉजी है, बताओ जी। हाँ जी, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन से रिलेटेड एक नहीं है इसमें से। पैलेंटोलॉजी तो है भाई, फॉसिल्स की स्टडी करते हो, कंपैरेटिव एनाटॉमी भी है जी, एम्ब्रियोलॉजी भी है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है ये इसमें नहीं आता। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एस्ट्रोलॉजी। हाँ ये वाला क्वेश्चन आया ना अच्छा भी। मिसिंग लिंक बिटवीन एप्स एंड मैन, एप्स और मैन्स के बीच में मिसिंग लिंक कौन सा है, बताओ चारों में से। ऑस्ट्रेलोपिथिकस है, होमो हैबिलस है, निएंडरथल मैन है, या फिर क्रो-मैग्नन है। ये तो आपको आना चाहिए, ये हमने पहले भी तो किया है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। विच ऑर्गन इज़ कंसिडर्ड एज अ वेस्टिजियल इन वेल्स, अब यहाँ पे वेल की बात हो रही है, पहले हमने ह्यूमन की बात करी थी, अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेल्स की। वेल्स में कौन सा ऑर्गन जो वेस्टिजियल है, मतलब जो है प्रेजेंट तो है लेकिन काम नहीं करता, उसका फंक्शन कोई नहीं होता। लंग, हाइंड लिम्ब बोन्स, हार्ट, या फ्लिपर्स, चलो जी बताओ क्या आएगा इसमें। वेल्स की बात हो रही है, ठीक है, क्या आएगा इसमें, हाइंड लिम्ब बोन्स। नेक्स्ट आ गया, विच एवोल्यूशनरी फोर्स डिक्रीज जेनेटिक वेरिएशन विद इन द पॉपुलेशन, कौन सी एवोल्यूशनरी फोर्स ऐसी है जो जेनेटिक वेरिएशंस को डिक्रीज करती है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, बताओ। म्यूटेशन करती है, माइग्रेशन करती है, नेचुरल सिलेक्शन करती है, या रिकॉम्बिनेशन करती है। म्यूटेशन और माइग्रेशन तो होगा नहीं, रिकॉम्बिनेशन तो है नहीं, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डैट इज जेनेटिक नेचुरल सिलेक्शन। फाइनली हमारा 100th क्वेश्चन आ गया है, तो ये मैं आपको दे रही हूँ घर के लिए होमवर्क, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं एक बार रीड करके आपको बता देती हूँ। द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टुडे इज़, आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट होने वाली थ्योरी जो है एवोल्यूशन की वो कौन सी है, लैमार्किज्म की है, डार्विज्म की है, म्यूटेशन थ्योरी है, या फिर मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, फिर मैं देखूँगी कि सबसे ज़्यादा किसने पढ़ा है और किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और 2 मिनट रुको अच्छे से लिख के देती हूँ आपको, है ना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को सबसे पहले तो लाइक करना है, उसके बाद अपने ही सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि विद्या बांटने से बढ़ती है बेटा, ठीक है। एंड लास्ट में क्या करना है, लास्ट में नहीं भाई, सबसे पहले ही कर देना आप लोग सब्सक्राइब, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन डाला है उसका आपने आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आपको कोई भी और टॉपिक चाहिए तो भी आपने कमेंट सेक्शन में ही उसका आंसर मुझे देना है, ठीक है। या फिर मुझे आप बता सकते हो कि मैम हमें ये वाला टॉपिक चाहिए, आप हमें बता दो, तो मैं आपके लिए वो डेली बेसिस पे मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो लेके आती रहूँ, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने बोला था कि आप हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओ, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं ना पास में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।